नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। एक बार फिर देश में और मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर उठ रही है और ये लहर पहली दो लहरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर हम इंदौर की बात करें तो 729 लोग इंदौर में मारे जा चुके हैं, कोरोना के शिकार बन चुके हैं। 37,000 से ज़्यादा लोग अब तक बीमार हुए हैं। ये सही है कि उसमें से 34,000 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आंकड़े वापस 500 के आसपास पहुंच गए हैं, ये खौफनाक हैं, डरावने हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सतर्क रहें। ज़रूरत इस बात की है कि हम कोरोना को हल्के से ना लें और गंभीरता से इसका सामना करें। त्योहार में जिस तरह से बाजार खुले, जिस तरह से हमने अपनी उत्सव धर्मिता दिखाई, जिस तरह से हम बाजार में भीड़ बनाकर आए, बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंस रखे हुए, बगैर हाथ धोए, हमने त्योहार में रंग में डूबकर हम एक तरह से लापरवाह हुए। उसका नतीजा है कि बीते दिन 498 के आसपास संदिग्ध मरीज पाए गए और अनधिकृत आंकड़े ये कहते हैं कि मरीजों की संख्या कई ज़्यादा है। लगभग 1,800 के करीब कोरोना पॉजिटिव हैं, जो शायद जांच नहीं करा पा रहे हैं या जिनकी जांच रिपोर्ट आना शेष है। तो ये निश्चित रूप से अलार्मिंग स्टेज है। वार्निंग बेल बज चुकी है और अब हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये तीसरी लहर आई है, ये कितनी खतरनाक है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलील भार्गव। डॉक्टर सलील भार्गव पहले भी डीजीएनए न्यूज़ के दर्शकों को अपनी महत्वपूर्ण सलाह देकर कोरोना से लड़ने के उपाय बताते रहे। आप इंदौर के मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं श्वसन तंत्र के विभाग के, और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को संभाल रहे हैं। एमवाई के पूर्व अधीक्षक रह चुके हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं और लगातार लंबे समय से, जब से कोरोना की शुरुआत इंदौर में हुई है तब से वे कोरोना मरीजों को संभाल रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं, और मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन में उनकी गिनती होती है। डॉक्टर भार्गव, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहता हूं कि जो ये तीसरी लहर आई है, ये पहली और दूसरी लहर से किस तरह से भिन्न है? टाइम निकल गया है। मैं ऐसे आज सोच रहा था कि हम कौन सी क्लास में आ गए। हम 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे सारे हो गए हैं इस कोरोना की क्लास के, तो थोड़ा सा वक्त निकल गया है। हम सब लोगों को एक हद तक समझ में आ गया है कि ये क्या परेशानी है, कैसे फैलती है। डर जो था वो थोड़ा सा निकल गया है। हम लोग लॉकडाउन जो था उससे बाहर निकल के आए हैं, अपने कामों पर लौट गए हैं। थोड़े से घबरा भी गए थे सब लोग घर में बंद रह के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कोरोना का जो असर है वो भी शायद एक अलग हो सकता है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ सकते हैं। बट आप मेडिकल टर्म्स में यदि बात करें तो मेडिकल टर्म्स में विरुलेंस का अभी हम आपको सही तरीके से जवाब तो नहीं दे सकते। बट हाँ, सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं। शायद इतने ज़्यादा तो नहीं आ रहे, बट आ रहे हैं सीरियस पेशेंट्स। और फ़र्क क्या है? फ़र्क, एक मेजर जो फ़र्क आया है, मार्च अप्रैल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस समय सर्दी आने लग गई है और सर्दी चालू हो चुकी है। इसके साथ में, सर्दी के साथ में थोड़े से वायरल इन्फेक्शंस, सर्दी खांसी, फ्लू, अस्थमा, सीओपीडी, इसमें की बीमारियां थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और उसके साथ कोरोना किस तरीके से अभी सामने आने वाला है ये भी हम सबको देखना बाकी है। वो बड़े देश जहाँ पर ठंड ऑलरेडी निकल चुकी है वो लोग इसको शायद देख चुके हैं। सर, कोरोना एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और आप कह रहे हैं कि सर्दी में ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। स्वाइन फ्लू के साथ भी ऐसा ही होता था। चूँकि अभी हमारे साथ कोरोना के साथ साथ हमने
मलेरिया और डेंगू को भी फेस किया है, दोनों के मरीज भी लगातार आ रहे थे। अब चूंकि मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि संभवतः 22-23 तारीख से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और शीतलहर चलेगी, तो क्या ठंड के कॉकटेल के साथ कोरोना ज़्यादा घातक होगा? मेरा सवाल ये है जी। मैंने आपसे वही बोला कि ठंड के टाइम कुछ 3-4 तरह की बीमारियां, खासकर सर्दी जुकाम बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन एक बात जो हम देखते थे, सर्दी खांसी या और चीज़ें जो फैलती हैं वो अगेन एरोसॉल रूट से ही फैलती हैं, जैसे कि ये कोरोना फैल रहा था। और किस्मत की बात इस बार ये फ़र्क है कि हम लोग सब मास्क लगा रहे हैं, और मास्क अपनी जिद से भी लगा रहे हैं और अनुशासन में भी लगा रहे हैं। तो ये देखना बाकी है कि क्या सर्दी खांसी जैसी चीज़ें उतनी होती हैं कि नहीं, एक चीज़। बट हाँ, यदि किसी को सर्दी खांसी होती है तो उसका जो एयरवेज हैं इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और तब कोरोना वायरस का अटैक कुछ ज़्यादा हो सकता है क्या, जिसकी संभावना है हाँ, और ये घातक भी हो सकता है। तो ये संभावना से इनकार नहीं कर सकते, इसकी संभावना जरूर है। सर, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर है, लौट कर आया है। अमेरिका और यूरोप ने भी इस तीसरी लहर को किया है, लॉकडाउन भी उन्होंने किया है, स्पेन में लॉकडाउन करना पड़ा, इंग्लैंड के अंदर चेतावनी है, भारत में भी आ गया और दिल्ली में बहुत बुरे हाल है। हम इंदौर में इसके बचाव की कोशिशों में लगे हुए हैं। इंदौर उतना ठंडा भी नहीं जितना दिल्ली होता है। तो क्या तीसरे फेज से निपटने की हमारी सारी तैयारियां हैं? क्योंकि आप एक उस प्रशासन के हिस्से भी हैं, उस सिस्टम के हिस्से भी हैं जो इस कोरोना से निपटने की तैयारियां करती हैं। इससे दो तरह की तैयारी रहती है मेनली, कि एक तो हमारे पास अस्पतालों में इतने बेड्स, ऑक्सीजनेटेड बेड्स, हमारे पास HR, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार हैं। हाँ, हम लोग अब जहाँ तक अस्पतालों का संबंध है हम लोग तैयार हैं। प्रशासन ने बहुत ही अच्छे निर्णय लेके और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अच्छे सहयोग से, सरकारी अस्पतालों की तैयारियों से, नंबर ऑफ़ बेड्स जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि इस हद तक जा सकते हैं नंबर्स, उसके लिए नंबर ऑफ़ बेड्स तो हमारे तैयार हैं। हमारे पास हमारा HR भी तैयार है, और तैयार ही नहीं, एक्सपीरियंस भी हम कह सकते हैं। अब हमको मालूम है, पहले PPE किट की गर्मी के दौरान परेशानी आती थी, उसको पहनने के साथ कुछ असुविधाएं रहती थी, उस चीज़ से हम निकल चुके हैं। अब ठंड आ गई तो PPE किट थोड़ी सी टॉलरेबल हो जाएगी। अभी भी वो ठंड में भी उसको पहन पाना कठिन है। कठिन तो रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। इलाज करने की तरीके और इलाज करने में आने वाली परेशानियों को हम एक हद तक समझ चुके हैं। बीमारी में जो आउटकम्स आ रहे हैं उसमें चेंज नहीं आ रहा, बीमारी के इलाज में कोई नई चीज़ नहीं आई। तो देखा जाए तो हम लोग सब मानसिक स्तर पर, मानसिक रूप से तैयार हैं उस बीमारी को फेस करने में। अब आपके पास सुपर स्पेशलिटी, MTH और दूसरे अस्पताल, जिला अस्पताल, MI सब मिलाकर कितने बेड हैं? कितने उसमें ICU बेड हैं? कितने उसमें वेंटिलेटर वाले बेड हैं? जी, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता सकता, लेकिन जितना हमको शासन ने हमारे लिए टारगेट रखा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए मेनली, वो हम लोगों ने पूरे अस्पताल, आपने जो अस्पतालों के नाम बताए, सुपर स्पेशलिटी, MTH, MRTB, चाचा नेहरू और कैंसर अस्पताल को भी तैयार रखा गया है। इसमें भी 100 पलंग हैं। तो टोटल नंबर करीब मेरे ख्याल से 1300-1400 सरकारी प्लस प्राइवेट, और इसमें काफ़ी सारे 20% बेड्स जो हैं वो ICU के, और करीब 30% और बेड्स HDU के, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और बाकी बेड्स पे भी ऑक्सीजन लगा दी गई है। तो ऑक्सीजन की ही एक मुख्य आवश्यकता रहती है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी पिछले 6-8 महीने में धीरे धीरे तैयार करके, उनसे निवेदन करके, उनके भी बेड संख्या बढ़ाई गई इस चीज़ के लिए, और उनको भी तैयारी रखने को बोला गया है। हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स की जो ज़रूरत रहती है, क्योंकि इन्वेजिव वेंटिलेटर्स पूरे पीक सीज़न जो 2 निकले उसमें भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, खाली रहते थे। तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स अभी सफिशिएंट मात्रा में है, और जो इन्वेजिव वेंटिलेटर है उनको भी नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर की तरह उपयोग कर सकते हैं और करते रहें। तो देखा जाए तो यदि बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान नहीं आता तो हम लोग उस चीज़ को फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर सर, देखने में आ रहा है कि प्राइवेट अस्पताल तो सब जैम पैक है, फुल है, जगह नहीं है। मैं कल परसों अपने एक परिचित के लिए तलाश रहा था, तो सारे बड़े अस्पतालों से कहा गया कि एक भी बेड नहीं है। दूसरी ओर आपके अस्पताल में सब चीज़ें, बेड खाली है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकारी व्यवस्था पे लोगों का विश्वास नहीं है? जी, इसमें क्या रहता है, 2 तरह की बातें हैं साहब। एक तो अभी जो भर्ती होने वाली, पैक होने वाली बात है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जिसको भी बीमार जो हो रहा है वो तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ रहा है, चाहे उसको ज़रूरत हो नहीं हो। वो एक बार कोशिश करता है कि मैं भर्ती हो जाऊँ, तो उसको सेफ महसूस होता है। दूसरा, अभी जो तबका बीमार हो रहा है, थोड़े से जिन लोगों ने बाज़ार में काम किया, या जो एक हाई प्रोफाइल वाले, या आप यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा पैसे वाले लोग,
व्यापारी वर्ग सॉरी, क्योंकि दिवाली पर वो काफी काम किया उन सब ने विचारों ने, और वो संपर्क में काफी आए हैं। तो वो लोग कुछ हद तक बीमार जो पड़ रहे हैं, उसमें से काफी सारे लोगों के मेडिक्लेम्स रहते हैं, उनके कैशलेस रहते हैं, तो वो लोग नेचुरली प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल उनको मिल जाए, वो पैसे देने को तैयार है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं, डॉक्टर्स कोई कमी नहीं है और अच्छे स्तर के हैं, किसी भी मरीज को कभी। निश्चित रूप से आपके इलाज की हाईकोर्ट एडवोकेट डॉक्टर अमित दुबे साहब ने बहुत तारीफ की थी, उस समय खाने की बहुत तारीफ की, और निश्चित रूप से आप लोग जो सेवा कर रहे थे उसका काफ़ी सारा सोशल मीडिया पर सुपर स्पेशलिटी के आपके स्टाफ की बहुत तारीफ हुई। हम आपको सैल्यूट करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। शंका नहीं है कहीं से भी, आपके ऊपर संदेह नहीं है आपके सिस्टम पर अभी आपके अस्पताल बहुत सारे खाली हैं और प्राइवेट अस्पताल भर रहे हैं, इसलिए सवाल उठता है कि क्या लोग वहाँ आना क्यों नहीं चाहते? एक तो थोड़े से प्राइवेट वार्ड्स हम लोगों के पास कम रहते हैं, जनरल वार्ड्स और सेमी प्राइवेट वार्ड्स रहते हैं ज़्यादा, और थोड़ा सा एक सरकारी का जो मन में लोगों का रहता है वो। लेकिन मैंने जो असली मुद्दा बताया, ज़्यादातर लोगों ने कोरोना कवच मेडिक्लेम ले रखा है उस वजह से उनको, और वो कैशलेस है वो भी। सर, लोग जो घरों में होम क्वारंटाइन हो रहे हैं जी, क्या अपने मन से घरों में होम क्वारंटाइन हो जाते हैं? आजकल सोशल मीडिया पे दवाइयाँ सबको मालूम है कि डॉक्सीसिक्लिन लेना है, विटामिन सी लेना है, जिंक लेना है, गरारे करना है, वो भाप लेनी है, और अगर गला दुखे तो अजाक्स लेना है, ये सब मालूम है लोगों को। पर ये खतरनाक है क्या? बाद में एकदम गंभीर हो जाते हैं और फिर गंभीर होके जाते हैं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। इसमें मैं इसको दोनों तरीके से लूँगा, इसके दोनों एस्पेक्ट्स। ये अच्छी बात भी है कि हम सब लोग अपनी बीमारी के प्रति जागरूक हो गए, तो हम सबको मालूम है कि हमको कब जांच करानी है। हमको मालूम पड़ा कि बुखार आ रहा है, खांसी हो रही, तो लोग काफ़ी जाके खुद जांच करा लेते हैं। पॉजिटिव आते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को घर से उठा के ले जाया जाए जांच, ऐसा मौका नहीं आ रहा, तो वो खुद चला जाता है, ये एक अच्छी बात है। अस्पताल में जाने का डर सबको लगता है साहब, मतलब वो किसी भी बीमारी के लिए जाना हो तो उसको लगता है कि मैं यदि घर पे ही ठीक हो जाऊं तो बेहतर है। अब वो अस्पताल जाने में यदि देर हो जाती है तो कई बार बीमारी एक हद से ज़्यादा क्रॉस होने पर उसको ठीक होने में टाइम लगता है, ये एक बात सच है। तो हम सबको यही ध्यान रखना है कि यदि आपको होम क्वारंटाइन किया गया है, एक तो आप जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से डेली मॉनिटरिंग की जाती है, हमारे कोरोना कंट्रोल रूम्स हैं, तो वहाँ से जो डेली मॉनिटरिंग होती है उसमें सही तरीके से जब नहीं हो पा रही है, हो रही है, अभी अब चालू हो गई है वो नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा हुआ कि फ़ोन नहीं आते थे, और मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव था, मेरा परिवार कोरोना पॉजिटिव था। उसमें कई बार ठीक होने के बाद, घर आने के बाद फ़ोन आए और गलत तरीक़ों के फ़ोन आए कि भाई आप तो उस तारीख में भर्ती हुए थे, जबकि हम उस तारीख में तो डिस्चार्ज हुए थे। तो कहीं उसमें लेथार्जी है उस सिस्टम में। अभी अब वापस अलर्ट है सारे सिस्टम्स, और ये प्रयास किया जाएगा कि हर मरीज जो निकल रहा है, जिसकी रिपोर्टिंग हो रही है, उसको फॉलो किया जाएगा। और इसमें मैं जो बता रहा हूँ बात, असली मुद्दा ये कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का 95-95 से यदि कम आता है, इसका मतलब श्वसन तंत्र इन्वॉल्व हो रहा है और वो खतरनाक हो सकता है। यदि फीवर लगातार बना हुआ है, कम नहीं हो रहा, तो वो खतरनाक हो सकता है। इसके साथ अन्य कोई लक्षण आ रहे हैं, जैसे उल्टी हो रही है या और किसी तरह के लूज मोशन हो रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, तो कोई से भी लक्षण होने पर आप डरे नहीं, आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि अब एक तो 10 दिन का भर्ती करने का नियम वाली बात नहीं है, 7 दिन में छोड़ देते हैं। 7 दिन 5 दिन जैसे ही आप अच्छे होंगे आपको रिलीज किया जा सकता है, फिर होम क्वारंटाइन कर देंगे। बट हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते नहीं कि वो किसी कारण से वो जाए हमारे साथ, तो उसको लाके पकड़ के हम ट्रीट करेंगे और वो अपने घर पकड़ के बस लेके आएंगे। ट्रेसिंग सिस्टम शुरू में डाला था कि जैसे आप आते थे तो फिर आपकी ट्रेसिंग की जाती थी, किसके संपर्क में आए, उनको फोन लगाया जाता था, उनको देखा जाता था, चेक। ये ट्रेसिंग सिस्टम अब खत्म हो गया, अब ट्रेसिंग वाली बात नहीं रही। तो ये कितना खतरनाक है ट्रेसिंग सिस्टम? ट्रेसिंग सिस्टम की उपयोगिता ये थी मेनली कि साहब ये एक मरीज है, इससे जो 10 हुए हैं, ये 10 आगे नहीं फैलाए, तो इनको पकड़ के अपन ले आते थे। चूंकि अभी अब थोड़े नंबर्स बढ़ गए हैं तो बहुत ज़्यादा करे जा रहे हैं। आज भी ट्रेसिंग की जाती है, जैसे आपको मालूम पड़ता है तो उसके परिवार के सारे लोगों को चेक करने आती है टीम, बराबर आएगी, अभी भी आएगी। आप देखें, हो सकता है 1 आध दिन का विलम्ब हो सकता है, बट लगातार टीम्स आएंगी, उनको मार्गदर्शन देंगी, उसमें से पॉजिटिव आने पर उनको अस्पताल जाने के लिए पूरा अभी भी टेलीकॉन सेंटर्स हमारे चालू हैं, वहाँ पे लोग बात करते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स का हमको उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम उपयोग यदि करते रहेंगे तो तीसरी लहर आपने पूछा था कि तीसरी लहर आई है, क्या होता है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे, 0 नहीं हुए थे, 43 हो गए थे।
तो पहली बार ज्यादा हुए केस, फिर थोड़े से कम हुए, लेकिन अब ये जो है वो काफी दिनों बाद 400 के ऊपर गया और ये 37वीं बार इंदौर में 400 से ऊपर गया है। 37 टाइम्स 400 से ऊपर हमारा फिगर आया है और अभी तो बहुत दिनों बाद ये फिगर आया है। तो सर मैं ये भी एक जानना चाहता हूँ कि जो लोग कोरोना को झेल चुके हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, क्या वो इस तीसरी लहर में सुरक्षित हैं? मैं अपनी बात करूं, मैं कोरोना पीड़ित था, 14 दिन अस्पताल में रहकर आया, तो क्या मैं मान लूं कि अब मुझे हो गया है, अब नहीं होगा, मैंने अपना दाम दे दिया है? जी, इसमें मैं दोनों बात कहूँगा, हाँ या नहीं। जो लोगों को अभी रिसेंटली कोरोना हुआ है उनकी बॉडी इम्यूनिटी ठीक है, वो अपने वाइटामिन ले रहे हैं, प्राणायाम करते हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अभी भी व्यर्थ में बाजार में नहीं घूम रहे। आप यदि इन्फेक्शन वाले लोगों से मिलेंगे तो आपको नया इन्फेक्शन मिलेगा, तो खतरा तो रहेगा। तो सेफ होना एक झूठी बात है। आप ये नहीं मान के चलिए कि मेरे को एक बार हो गया तो अब मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। दूसरी बार भी हो सकता है, ये ज्यादा खतरनाक बात है। खासतौर पे वो लोग बहुत ध्यान दें जिनको कोरोना हो चुका है। आप बिल्कुल सेफ जोन में नहीं है, आप जद में आ सकते हैं। मतलब इनडिसिप्लिन को नहीं करें, गलत बात नहीं करें। आप घूम रहे हैं उन जगहों पर बिना मास्क के, लोगों से मिल रहे हैं, आप गले मिल रहे हैं लोगों से, हाथ मिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कतई मत करिए। हम अभी भी यही मानते हैं, सतर्कता रखिए, सतर्कता सबको रखना है और यही तो हम इसी कारण जीत रहे हैं। और हमारे इंदौर का नाम इसीलिए नंबर 1 में कहता हूं कि हम लोग बड़ी तेजी से बात समझते हैं और फॉलो करते हैं। इंदौर वापस अब पिछले, तो कोरोना हमको एक तो जो इनको हो चुका है उनको वापस से हो सकता है, और अगर ये दूसरी बार कोरोना हो गया तो ये कितना खतरनाक है? दूसरी बार हो सकता है कि चूंकि उनकी बॉडी इम्यूनिटी ठीक है और पहले डैमेज नहीं हुआ था तो शायद शांति से ठीक हो जाए। लेकिन यदि पहली बार में भी डैमेज हुआ था, उनको बॉडी इम्यूनिटी अभी भी कंट्रोल नहीं है, उनकी अच्छी नहीं है, उनको डायबिटीज भी अनकंट्रोल चल रही है, तो फिर वापस खतरनाक होने के चांसेस हो सकते हैं। फेफड़े ऑलरेडी डैमेज थे, तो इट विल डिपेंड कि उनको पहले किस लेवल पे थे, अभी तक कहाँ पर आए और उन्होंने उसके बाद अपने आप को कैसे मेंटेन किया है। तो हम सबको अपना ध्यान अभी भी रखना है। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, विटामिन का सेवन, प्राणायाम करें, वॉक करें, खाने पीने का ध्यान रखें, डायबिटीज है तो कंट्रोल सी लेते रहें, जिंक लेते रहें, और अपना मास्क और दूरी और सैनिटाइजेशन इसको भी छोड़े नहीं। एसएमएस तो है ही, जरूरी है। 3 महीने की बात आप मान लें कि तब तक वैक्सीन आ जाएगा और हम लोग थोड़ा सा संयम रख के 3 महीने। मार्च से चल रहा है इंदौर में, मोटे मोटे तौर पर 9 महीने होने मैं वो गिनती कह रहा था, 9वीं क्लास में 9वीं क्लास में 9 महीने हो गए। तो ये भी तो हुआ होगा कि हमारी एंटीबॉडी डेवलप हुई होगी, हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा, हम इस लायक बने होंगे कि थोड़ा सा छोटा मोटा कोरोना आया तो हम इसका सामना कर लें। जरूर। मैंने आपसे 2 चीज़ कही थी कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी और आपने जीना सीख लिया। आप खुद देखना, आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड से ही छूते हुए नहीं जाते, आपने ऑटोमेटिकली सीख लिया। हम सबके जीवन शैली में एक परिवर्तन आया है और निश्चित रूप से आया है, तो वो कहीं ना कहीं हम सबको बचा के ले जाता है। और बॉडी इम्यूनिटी वाली बात जहाँ तक है, जरूर आई है, थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन यदि हमको मिलता रहता है बीच बीच में तो उससे बॉडी इम्यूनिटी कई बार सस्टेन भी हो जाती है। मैं डॉक्टर वीबी पांडे का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है उसका उन्होंने कुछ वजन भी बताया, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोरोना वायरस जो है ये माइक्रोग्राम का है और ये सामान्य कपड़े के मास्क से ये नहीं बचेगा, सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। तो ये मास्क जो हम ज़्यादातर लोग कपड़े का पहन रहे हैं, तो अब क्या ये इसके बजाय कोई दूसरा मास्क पहने या इससे हम बच सकते हैं? ये थोड़ा सा एक हमको सोचने योग्य विषय है कि हमको कौन सा मास्क लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम कोई सा भी जो मास्क है वो अवेलेबल लगाना चाहिए। अपनी एक बार बात हुई थी कि हमें कपड़े का पट्टा बांध ले, हाँ जरूर, आप कुछ तो करिए। हम तो कफ एटिकेट्स की खुले नाक मुंह के मत घूमिए, कुछ ऐसे तो मत घूमिए आप। वो अपन बहुत परफेक्ट बात यदि कर रहे हैं तो हाँ, वो जो पांडे साहब कह रहे हैं वो साइंटिफिक बात कर रहे थे। लेकिन आप सपोज करिए निकल ही गए और आपके सामने 4 लोग मिल गए और आपको सब्जी लेने की नौबत आ गई, तो आप कम से कम अपना रुमाल या आपके पास जो फेंटा है उसको लगाएं। महिलाएं अपने पर्स में पास, मैंने देखा आजकल कई लोग मास्क रखने लग गए, खड़क से निकाल के लगा लेती है, लेकिन घर से निकलते टाइम ही लगाए ना। हम क्यों रिस्क लें? हमको तो मान के चलना है कि अपना मास्क का उपयोग हमको कर। और मास्क पक्की बात है, अपन वो देखते बार बार, यदि दोनों ने मास्क लगा रखा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस मुश्किल से 2-4% रह जाते हैं। तो उसकी उपयोगिता, डिस्टेंसिंग, ये 2 चीज़ ही पक्की हमारी हैं जो हमको यहाँ तक शांति से निकाल के लाएंगे। अमिताभ बच्चन कह रहा है कि जब तक मास्क नहीं आए तब तक मास्क की वैक्सीन है। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है सर। ये जो नया तीसरी लहर आई है, इसमें ये जो कोरोना का वायरस है, इसके बारे में आपको साइंटिफिक बताएं कि ये कितना घातक है। क्या ये पहले वाला जो वायरस आया था सितंबर में, अक्टूबर में, उससे कुछ डिफरेंट है या उससे कमज़ोर है या उससे ज़्यादा घातक है? अभी तक जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सीरियस पेशेंट्स, मैंने जैसा बोला कि आ रहे हैं जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा कि डेथ्स हो रही हैं।
ज़्यादा डेथ्स नहीं होती दिख रही हैं हम लोगों को। शुक्रवार यानी कल 4 लोग मारे गए, 3-4 डेथ्स हो रही है। ऐसा नहीं कि 25-30 डेथ्स हो रही है या 10-15 भी डेथ्स होंगी तो भी हम लोग अलार्मिंग सिचुएशन में जा सकते हैं। तो और लकीली जो पेशेंट्स हैं वो भर्ती होकर ठीक भी हो रहे हैं, सडन डेथ्स वाले इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इन सबको देखते हुए अंदाज लगाया जा रहा है, क्योंकि इसका जो वायरस वही है कि बदल गया, इसके लिए तो वायरल कल्चर और वायरोलॉजी लैब इसका जवाब दे सकती है। मैं इसका जवाब शायद नहीं दे सकता, बट जो क्लिनिकल सीन है जो समाज में हम देख रहे हैं शायद करीब करीब वैसा ही है, बनिस्बत इसके कि हम लोग थोड़े से बेहतर समझदार और डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, बॉडी इम्यूनिटी बेहतर लेके हो गए हम लोग। तो इसलिए चूंकि हम अब सतर्क हो गए थे मार्च से ही, तो हम विटामिन खा रहे हैं, नींबू का सेवन कर रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, तो शायद वायरस थोड़ा सा हमको कमजोर लग रहा है। लेकिन वायरस में यूं कोई साइंटिफिक ऐसा नहीं अभी नहीं दिख रहा कि वो कमजोर हो गया और आपको नुकसान नहीं करेगा। इस गलत फहमी में हमको नहीं रहना है। क्या सर इससे ज़्यादा, जैसे कहा जा रहा है कि अभी दिसंबर में इसका पीक आएगा, मैंने कुछ अखबारों में रिपोर्टिंग्स पढ़ी, कुछ विशेषज्ञों के बयान सुने, कुछ उन्होंने कहा कि साहब ये शुरुआत हो गई है और आप दिसंबर के लिए तैयार रहिए, दिसंबर में इसका पीक आने वाला है और ये जनवरी तक पीक रहेगा। तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? आपने जो बात बोली, विशेषज्ञ लोग जो रहते हैं ये दूसरे देशों के स्टडीज़ करते हैं, वायरस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी इम्यूनिटी को देखते हैं, हमारी हर्ड इम्यूनिटी को देखते हैं। जैसा अपने बोला गया था कि अक्टूबर में पीक आएगी, सितंबर में थोड़ी जल्दी आ गई। कितने दिन चलेगी? जल्दी चली गई, आई और रही और चली भी गई, और डैमेज किया उसने थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। तो जिस हिसाब से अभी जो ट्रेंड दिख रहे हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अगले 1-आध महीने बढ़ें। कितनी तेज़ी से जाएंगे वो अपने को सब अभी देखना बाकी है। मैंने आपसे जैसा बोला कि कोई एस्ट्रोलॉजर्स या भगवान के सिवा इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट अपन इसके लिए तैयार रहें। और तैयार सरकार तो अपने स्तर पर है, प्रशासन अपने स्तर पर तैयार है, अस्पताल तैयार हैं, हमको तैयार करके और संभल के जो रहना है। आज आपने जो बात तैयार हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। अपना डिसिप्लिन हमने अपन रख रहे हैं कि नहीं। आपको शादी में जाने की जरूरत जितनी उतनी जाए ना, आपको टूरिज्म करने की इस टाइम क्या जरूरत है, इस टाइम आपको बर्थडे पार्टीज करने की क्या जरूरत है, या कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर दूर से काम, आजकल हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना खूब सीख गए, हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करना सीख गए, हम लोग डिजिटल पेमेंट सीख गए, बहुत अच्छी बात है ये। हम इसके लिए हम तैयार यदि हो जाएंगे तो सिर्फ कोरोना नहीं, इसमें कि हम कई बीमारियों से और कई तकलीफों से आगे आने वाले टाइम में अपने आप को बचा सकते। क्या जो हमने फेस्टिव सीजन में जिस तरह की लापरवाही बरती, क्या ये उसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये बेहतर होता है कि हम फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा कंट्रोल रहते हैं और उसी हिसाब से त्यौहार को मनाते? जो बाजार खुल गए और जो हम लोग बिना मास्क के गए, जो हमने लापरवाहियाँ बरती, डिस्टेंस नहीं था, बिल्कुल खचाखच बाजार भरे हुए थे, एक दूसरे को हम टकराते हुए निकल रहे थे, ये सब बड़ा कारण है इस समय आने का? एक डॉक्टर की तरह मैं कहूँ तो हाँ, ये कारण है, क्योंकि ये वायरस फैलता तभी है जब एक दूसरे के संपर्क, एक दूसरे से खटखट जाता है ऐसे वायरस। आप डिस्टेंस पे रहेंगे, लेकिन इतना बड़ा हमारा एक साल का त्यौहार रहता है। मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूं, और इतने दिनों से सब लोग अपने घर में बंद थे, तो कहीं ना कहीं सबकी इच्छा थी और खुशी मनाने की, व्यापार व्यवसाय की, मिठाई भी खा लें, लोगों से मिल भी लें, एक दूसरे को बधाई भी दे दें, और ठीक भी चल रहा था सब लकीली। तो कहीं ना कहीं एक वो छोटी सी बैलेंस एक जो था वो हल्का सा टिल्ट हो गया इस तरफ, बीमारी की तरफ। बट अभी भी हम अभी भी सावधानी रखें। अब जो हो गया सो हो गया, अब सावधानी रखेंगे तो शायद फिर हम नियंत्रण में कर लेंगे। एक सर एक बड़ी चर्चा है, मैं चूंकि आप उस सिस्टम में, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। लोग ये कह रहे हैं और कुछ अखबारों में भी कहा जा रहा है कि साहब ये जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये आंकड़े कई गुना ज़्यादा हैं। 1100-1200 लोग पॉजिटिव एक दिन में निकल रहे हैं, लेकिन ये छुपा के आपको 400-300 बताए जा रहे हैं। क्या आंकड़े छुपाए जा सकते हैं या जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? जितनी अधिकृत लैब्स हैं उनके जितने पॉजिटिव पेशेंट्स निकलते हैं, किसी ने जांच कराई तो किसी लैब में कराई, और लैब वही कर रही है जो अधिकृत लैब्स हैं, तो वो आंकड़े सरकार के पास जाते हैं और वो रिपोर्टिंग होगी ही होगी। सबके पास नंबर ऑफ़ किट्स हैं, उनके तरीके हैं, शासन ने अपना निर्णय, क्योंकि हमें मालूम है ये चीज़ कि ऐसी सोच लोगों के दिमाग में सोच आ सकती है या गड़बड़ हो सकती है, तो शासन ने इस स्तर पर, अपने स्तर पर उन्होंने एक तरीका अपना रखा है और इसकी संभावना बहुत कम है। ये हो सकता है कि आपकी शाम को 5 बजे रिपोर्टिंग हो गई और 5 से 7 में 100 लोगों की और रिपोर्टिंग होना बाकी थी, वो निकल के आ गई, तो वो अगले दिन काउंट होगी। विलंब हो सकता है एक दिन, लेकिन जहाँ तक छुपाने का सवाल है बहुत मुश्किल बात है।
दूसरी चीज़, मौतों के बारे में भी यही लोग बोलते हैं कि साहब वो डेथ्स इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, कहीं ना कहीं तो दिखेंगी। एक सीरियस आदमी घर से बाहर निकल के अस्पताल तो जाएगा। इंदौर में तो मैं नहीं मानता कि कोई इतना बीमार हो कि वो घर पे ही रह जाए। कोई ना कोई, हमारे दोस्त, हमारी संस्थाएं उसको उठा के अस्पताल तक ले ही आती हैं। तो यदि सीरियस है तो अस्पताल में भी आएगा, और अस्पताल में आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हो सकती है परेशानी कि उसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट क्या है, बट वो बीमार है तो दिखेगा अस्पताल में। सर, ये जो सरकारी अस्पताल हैं जो आसपास के, आप चूँकि इंदौर बड़ा शहर है तो आपके पास ये 6-7 जिलों के भी मरीज आ रहे हैं। खरगोन से आ रहे हैं, नेपानगर से आ रहे हैं, बुरहानपुर से आ रहे हैं, खंडवा से आ रहे हैं, झाबुआ से आ रहे हैं। तो ये प्रेशर है, और ये प्रेशर हम इसको हैंडल करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे इंदौर में तो आप मान सकते हैं जागरूकता है, लेकिन मैंने चुनाव के दौरान कुछ जगह में दौरे गया था, बदनावरी गया था, मैं वहाँ कोई मास्क नहीं लगाता था। मैं अभी महेश्वर के पास गया, खरगोन गया अभी परसों, मुझे कोई मास्क लगाए हुए नहीं दिखा। तो वहाँ अगर फैला और वहाँ का अगर प्रेशर हमारे पास आया तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे? वैसे अभी तक तो ये देखा गया था कि इंदौर में हम पे ज़्यादा प्रेशर था और पेरिफेरी में थोड़ा सा विलेजेस या छोटी जगहों पे कम था। शायद वहाँ के लोग एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, खान पीन का भी अपना ध्यान रखते हैं, और इतने लेज़ी नहीं है जितने हम लोग इंदौर के लोग खाने पीने के शौकीन हैं। तो बीमारियों का स्तर तो कम था। स्वास्थ्य सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, पेरीफ्री में वो लोग भी तैयार हैं, अस्पताल हमारे अच्छे तैयार हैं, मशीन सारी है उनके पास, दे हैव बीन वेल ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स की अच्छी है। लेकिन जब पेशेंट थोड़ा सा सीरियस हो जाता है तो उसके मन में ये रहता है कि साहब मेरा इलाज ढंग से हो रहा है कि नहीं, तब उसको मुझे इंदौर भेज दो, तब इंदौर भेजा जाता है। और इंदौर में हम लोग काफ़ी सारे, मेरे को लगता है करीब 20-30% हमारे जो बेड्स हैं प्राइवेट के, सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, 20 से 30% ऑक्यूपेंसी हमारी बाहर के लोगों की रहती है। और इंसान है तो उसका इलाज यहाँ पे हम लोग सब लोग उसी तरीके से, बाहर से आया, कहीं से भी आया, बीमार है तो इलाज तो किया जाता है। और अभी तो ऐसी परेशानी नहीं दिख रही। आप लोग ये शिकायत करते हैं सरकारी अस्पताल में कि साहब इलाज तो बहुत अच्छा होता है सरकारी अस्पताल, डॉक्टर बहुत वेल क्वालिफाइड है, स्टाफ अच्छा है, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है और खाना अच्छा नहीं मिलता। जैसे MTH अस्पताल की बात करूं तो खाना वहाँ बहुत ही 2M दर्जे का मिलता था। कुछ मरीजों ने खाना डॉक्टर्स पे, स्टाफ पर फेंक दिया। टॉयलेट के बारे में कहा जाता है कि भाई टॉयलेट तो बहुत ही गंदी रहती है, सफाई नहीं होती और पानी भरा रहता है और वो पानी बाहर तक आता रहता है। तो क्या इन वजह से पूरा सिस्टम बदनाम होता है? जी, ये दो थोड़े से हमारे लिए हमेशा चैलेंज रहते हैं, क्लीनलीनेस और फूड वाला। फूड वाला तो वैसे प्रयास किए जा रहे हैं लगातार कि नॉट ओनली रेगुलर फूड दिया जाए, बल्कि उनके लिए यदि स्पेशल फूड्स भी देना पड़े डाइट, मेडिकल कॉलेज के स्तर पर और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में खाने की क्वालिटी और खाने के तरीके और स्पेशल डाइट्स और गर्म खाना प्रोवाइड किया जाए। इस पर लगातार सुपर स्पेशलिटी खाने की तो तारीफ की गई है, उसको तो कहा गया खाना अच्छा आता है, केला भी मिलता था, दूध भी मिलता था, दाल भी ऐसी नहीं होती थी कि ढूंढना पड़ रहा है, आलू की सब्जी होती थी तो उसमें आलू मिलते थे। लेकिन बाकी दूसरे अस्पतालों में कहा गया कि खाना बहुत घटिया है। खाना सब जगह एक जैसा ही आता है, जो सुपर स्पेशलिटी में आता है वही सारे सरकारी अस्पतालों में एक ही जगह से बन के आता है। हमारा एक ही किचन है। तो मैंने आपको बोला ना, आप जिस जगह पर बैठे हैं, सुपर स्पेशलिटी अभी हमारा नया एक अस्पताल है। दूसरा, आपने जो क्लीनलीनेस वाली बात बोली, अब हमारी सारे आउटसोर्स करी गई एजेंसी, सिक्योरिटी की भी और सफाई की, तो हम लोग प्रयासरत रहते हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो पूरा तैयार रहता है और उनको फॉलोअप करते हैं कि साफ़ सफाई और वॉशरूम्स और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्योंकि उस दौरान लोगों ने, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, उस दौरान लोगों ने कहा कि साहब मार्च में अप्रैल में इतनी गर्मी और पंखे तक नहीं चल रहे, इस तरह की रिपोर्टिंग्स हुई। तो इस वजह से भी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास उठता है। नहीं, मेंटेन किया हम लोगों के पास। अभी जब टाइम था तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ डीन साहब ने और सब लोगों ने, अधिकारियों ने मिलकर यही किया कि पिछले 1 महीने में हम लोगों ने अपने अस्पतालों की, जब बेड स्ट्रेंथ खाली थी, मतलब खाली थे उस टाइम, मेंटेनेंस पे भी ध्यान दिया, ओवरऑलिंग कर ली, ओवरऑलिंग करके तैयारी रखी। तो प्रयास करेंगे कि जनता को असुविधा कम से कम हो, नहीं हो। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलील भार्गव, डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर सलील भार्गव को, जो कह रहे थे कि बिल्कुल भी लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जिन्हें कोरोना हो चुका है वे भी सतर्क रहें, सावधान रहें, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही वैक्सीन है। सोशल डिस्टेंस रखना है, यानी आपको 2 फीट की दूरी से बात करनी है, बार बार हाथ धोना है साबुन से या सैनिटाइज करना है, और बहुत आवश्यक होने पर आप अपने घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहिए।
क्योंकि आप जितने ज़्यादा घर पर रहेंगे उतने ज़्यादा आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित करेंगे। और किसी भी कारण से अगर आपको सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, बुखार आता है, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें, लापरवाही ना बरतें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, उन्हें बताएं। होम क्वारंटाइन हो अगर आप हो सकते हैं घर में, अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो रही तो घर में मास्क पहन के रहें, एक कमरे में बंद हो जाएं, खासकर बुजुर्ग और बच्चों के पास ना जाएं, उन्हें इन्फेक्ट ना करें और बहुत कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।